तो सर जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं ना सर्विस नाउ में, वो स्क्रिप्टिंग सेक्शन से वही बनते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट। जैसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में यूआई पॉलिसी हो गया, है ना, कि कैसे रन हो रही है, कहाँ पे इसकी हम्म। रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस और सर्वर साइड स्क्रिप्ट में बिजनेस रूल क्या होते हैं, स्क्रिप्ट इंक्लूड क्या होती है, डेटा पॉलिसी क्या होती है, यूआई स्क्रिप्ट क्या होती है, इनका यूज़ कैसे होता है, जो हमने अपना प्रीवियस सेशन लिया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो तो। अब हम हाँ हाँ बिल्कुल फिर भी मैं रिमाइंड करने के लिए वन बाय वन रिपीट कर लेता हूँ, जिससे स्क्रिप्टिंग क्लियर हो, जिससे बेसिक क्लियर हो। अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आगे सर समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना। यूआई यूआई पॉलिसी में सर क्या होता है, ये मेरा पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस है। अगर आपको कोई यूआई पॉलिसी बनानी है, यूआई पॉलिसी में सर होता है, अगर हमें कोई फील्ड रीड ओनली, मैंडेटरी या विजिबल करना है फॉर्म पे, ठीक है, ये ब्राउज़र साइड पे काम करती है, इसका डेटाबेस के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको इंसिडेंट ओपन करके दिखाता हूँ। लेट मी टेक अ न्यू वन, दिस ईमेल सर्वर इज डाउन, ठीक है। ये इंसिडेंट फॉर्म है सर, ठीक है। अब हमारे पास लाइक यू आर अ सिस्टम एडमिन, सर्विस नाउ एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर और अ मैनेजर। आप मैनेजर हो, आपके पास क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आ रही है कि इस फॉर्म पे सर्टेन फील्ड्स जो हैं वो रीड ओनली होने चाहिए। मतलब रीड ओनली मतलब इस तरीके के, ठीक है, हाँ, मतलब जिसको कि नॉर्म कुछ कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कुछ कर सकते। मॉडिफिकेशन ना कर सके, रीड ओनली होने चाहिए। और कुछ फील्ड्स मैंडेटरी होने चाहिए। मैंडेटरी मतलब कि जब तक वो मैंडेट फिलअप ना हो तब तक फॉर्म सबमिट ना हो, लाइक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये साइन आ फॉर्म रहा है ना। सबमिट नहीं होगा। हाँ, तो एज एन समझ मैनेजर, गया मैं। एज अ सर्विस नाउ डेवलपर या मैनेजर, आपकी डेजिग्नेशन है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आई है आपकी, तो मैं आपके लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हार्ड कोडिंग तो करने बैठोगे नहीं आके, लेकिन आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। आप मैनेजमेंट में होगे तो ठीक। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि होनी कैसे है। तो यूआई पॉलिसी में तो आपको पता होगा कि भाई आपके पास रिक्वायरमेंट आई क्लाइंट से, आप कहोगे ठीक है, वी कैन अचीव दिस रिक्वायरमेंट, नॉट एन इशू। आप अपनी टेक्निकल टीम के पास जाओगे, या जो भी है उनको नहीं पता है तो गाइड करना, या फिर पता है आपको तो आप उनको बताओगे जस्ट कि हमें ऐसे ऐसे एक्शन लेनी है, यूआई पॉलिसी बनानी है। अब उसमें परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखा जाता है, तो एज एन मैनेजर या आर्किटेक्ट आपके लेवल पे प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। तो आपको कोड इस परफॉर्मेंस तरीके, है कि लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तो वो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये फॉर्म आ गया, आपके पास रिक्वायरमेंट आई कि कॉलर वाला जो फील्ड है, वो मेरे पास कॉलर कैटेगरी और सब कैटेगरी ये है, ये रीड ओनली होने चाहिए, है ना। तो आप क्या करोगे, आप एक यूआई पॉलिसी क्रिएट कर दोगे, और यूआई पॉलिसी क्रिएट करके इन तीन फील्ड्स पे यूआई पॉलिसी एक्शन होगी। मतलब यूआई पॉलिसी जब एप्लीकेबल होगी तो उसकी एक्शन क्या होगी, एक्शन आप इन तीन फील्ड्स पे डिफाइन कर दोगे, देन ये रीड ओनली सेट हो जाएंगे, ठीक है। मैं एक ठीक है। एग्जांपल भी ठीक। करके आपको बता देता हूँ कि यूआई पॉलिसी, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है, इसका डेटाबेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये ब्राउजर पे रन होगी, ठीक है। अब जैसे मैं ठीक है। आपको एग्जांपल देने के लिए मैं एक यूआई पॉलिसी बना देता हूँ। जैसे ऑल पे मैंने क्लिक किया, ये यूआई पॉलिसी अभी सर करंटली इंसिडेंट टेबल पे 11 यूआई पॉलिसीज चल रही हैं, ठीक है सर। बनी हुई है। हाँ, 11 पॉलिसीज ऑलरेडी इनबिल्ट है। अब लेट्स से कि मैं आपको दिखा रहा था ना, यहाँ पे एक एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का जो फील्ड है वो मैंडेटरी है ना। तो ये किसी ना किसी यूआई पॉलिसी से ही आ रहा है, या कॉन्फ़िगर डिक्शनरी से आ रहा है। डिफाइंड ये कर रखा है इस डिफाइन तरीके कर से रखा कि है ना। अब ये यहाँ पे देखते हैं कौन सी यूआई पॉलिसी से आ रहा है। जैसे फर्स्ट यूआई पॉलिसी है फील्ड सेट टू मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स। तो अब इसको ओपन करते हैं, शायद इसमें डिफाइन होगा। अब ये देखिए, इसमें एक यूआई पॉलिसी ये वाली है, ये डिफाइन क्या करती है, कॉलर का फील्ड है, वेयर इज इट, या दिस वन, जो कॉलर है वो मैंडेटरी फील्ड है सर, ठीक है। ये साइन आ रहा है, ये मैंडेटरी का साइन है, मैंडेटरी प्री लोडेड विद सेव डेटा। सो ये बिल्कुल। कॉलर है, ये कॉलर कहाँ से आ रहा है, इस वाली फील्ड से मैंडेटरी सेट है। देखिए सर, ये यूआई पॉलिसी है, ये यूआई पॉलिसी इंसिडेंट टेबल पे चल रही है, फील्ड सेट टू मैंडेटरी टू ऑल स्टेट, कॉलर आईडी एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन।
मैंडेटरी ट्रू है सर, ठीक है। बिल्कुल। अब इसमें सिंपल सी क्या, ये यूआई पॉलिसी बना दी और यूआई पॉलिसी के अंडर रिलेटेड लिस्ट में क्या आ रहा है, यूआई पॉलिसी एक्शन, मतलब कौन से पे ये एक्शन लेगी, कौन से फील्ड्स पे, इन दो फील्ड्स पे ये यूआई पॉलिसी एक्शन लेगी सर, ठीक है। अभी ये मैंडेटरी ट्रू है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे जाके, कॉलर भी मैंडेटरी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मैंडेटरी फील्ड है। अब मैं आपको इसको शो करने के लिए, एग्जांपल देने के लिए मैं इसको फॉल्स सेट कर रहा हूँ कि भाई मुझे मैंडेटरी नहीं रखना, मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मुझे मैंडेटरी करना ही नहीं है ना। तो मैंने फॉल्स कर दिया। अगर मैं अब फॉर्म को रीलोड करूंगा तो ये परमानेंट नहीं रहेंगे, मैंडेटरी नहीं रहेंगे, देख रहे हैं, हट गया। तो मतलब यूआई पॉलिसी का समझ में आ गया सर, यूआई पॉलिसी कैसे कर रही है। ये लाइव सिनेरियो, ये 3 सिनेरियो में काम करती है। व्हेन वी नीड टू रीड ओनली, मैंडेटरी और विजिबल। अगर हमें कोई फील्ड को रीड ओनली करना है, मैंडेटरी करना है या विजिबल करना है, फॉर्म पे हाइड करना है या विजिबल करना है, देन ये यूआई पॉलिसी। विजिबिलिटी का एग्जांपल हो गया प्रायोरिटी वाला, ये क्रिटिकल 1 जो लिखा हो। हाँ, ये रीड ओनली का है, ये नहीं, ये रीड ओनली फील्ड है ये। अब मैं रीड ओनली भी करके दिखा देता हूँ। अब जैसे रीड ओनली का मैं आपको दिखा देता हूँ। रीड ओनली का यहाँ पे एक और यूआई पॉलिसी चल रही होगी। अगर रीड ओनली का मैं देख पा रहा हूँ तो प्रायोरिटी मैनेज बाय डेटा लुकअप, रीड ओनली क्लोज। देखिए मैं इसी यूआई पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कॉलर आईडी और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है सर, अभी मैंडेट वो नहीं है, रीड ओनली नहीं है, इनको एडिट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे सिंपल जाके इस वाली पॉलिसी में रीड ओनली को मैं ट्रू कर दूंगा सर, ठीक है। ठीक है। अब ये दोनों फील्ड जो हैं, मैं इसको सेव कर दूंगा। अगर हम इसको रिलोड करेंगे, सॉरी इस पे चल नहीं रही है, मैं एक कस्टम फील्ड बना के करता हूँ, वो इसीलिए नहीं चल रही है। इस पर कॉन्फ़िगर डिक्शनरी डिफाइन है, प्री डिफाइंड फील्ड है। मैं एक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है सर, उस पर आपको शो करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। शायद रीड ओनली इस वाले से चलता हो, रीड ओनली ऑन क्लोज। ओके, इसीलिए नहीं चल रहा है, ये इसको ओवरराइड कर रही है। लेट मी क्रिएट अ वन। फॉर्म पे मैंने एक फील्ड बना दिया, कोई भी सर स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं। फील्ड टाइप स्ट्रिंग ले लिया, इसको दे दिया मैंने नेम। ये सर फील्ड ऐड करना तो आपको पता ही है ना कैसे कर रहे हैं। हाँ, मुझे आइडिया। हाँ, मनोज टेस्ट फील्ड, एक फील्ड आ जाएगा। ये टेस्ट फील्ड हमने नया बना दिया सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक यूआई पॉलिसी मैं बना देता हूँ। एक नई यूआई पॉलिसी बना रहा हूँ सर, ठीक है, जो इंसिडेंट टेबल पे चलेगी। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूआई पॉलिसी टेस्टिंग और न्यू टेस्ट फील्ड, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमने इसको सेव कर देना है। कंडीशन, अगर हमें कोई कंडीशन डिफाइन करनी है तो हम कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं सर, लेकिन हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ इसमें कुछ नहीं करूँगा। मैं इसको पॉलिसी में एक्शन कौन सी चाहिए, फील्ड नेम आ जाएगा, मुझे कौन से फील्ड पे एप्लीकेबल करने हैं, जो मैंने अभी बनाया है QRST, टेस्ट ऊपर चला गया टेस्ट। ये है टेस्ट फील्ड, ठीक है सर। मैंने टेस्ट फील्ड सिलेक्ट किया, मैंने इसको रीड ओनली कर दिया ट्रू, सबमिट कर दिया।
ये जो नई यूआई पॉलिसी है, अब ये उस फील्ड को रीड ओनली कर देगी। ये अभी रीड ओनली नहीं था सर प्रीवियसली, ठीक है। अगर हम इसको रीलोड करेंगे, ये रीड ओनली हो गया सर, ठीक है। ठीक है, समझ गया। तो रीड ओनली का ये हो गया। अगर अब हमें इस फील्ड को रीड ओनली के साथ साथ मैंडेटरी वाला मैंने आपको सिनेरियो समझा ही दिया, रीड ओनली का समझ गया, समझा ही दिया, और विजिबिलिटी भी अगर हमें है करनी है तो विजिबिलिटी भी यूआई पॉलिसी से सेम यूआई पॉलिसी एक्शन में डिफाइन कर देंगे, जाके विजिबल रखना है कि नहीं रखना है, जो भी एक्शन है सर, ठीक है। अगर मैं अच्छा, विजिबिलिटी से मतलब है वो स्ट्रिंग आपको विजिबल होगा या नहीं विजिबल होगा, वैसे वाला? नहीं, वो नहीं, विजिबिलिटी से मतलब है जैसे कुछ फील्ड्स होते हैं मैनेजर को विजिबल होने चाहिए, रोल बेस्ड अच्छा विजिबिलिटी अच्छा, होती है ना। समझ गया। हाँ एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं होना चाहिए, मैनेजर को अलग रोल, अलग हाँ रोल्स हाँ हो जी, हाँ गए, जी, हाँ या जी, समझ गया, समझ गॉट इट, एग्जैक्टली गॉट इट। एग्जैक्टली सर, उसी तरीके से है ना। तो आई होप कि सर यूआई पॉलिसी, कस्टमर फेसिंग अलग हो गया और अपनी डेवलपमेंट की तरफ से हाँ अलग हाँ हो हाँ गया, हाँ अपनी तरफ से। हाँ, मतलब क्या होता है सर कि सर्विस नाउ में ना रोल बेस्ड एक्सेस होती है। तो अब जैसे एक मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास अलग एक्सेस, उसी फॉर्म की अलग एक्सेस 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 होगी, और कोई मेरा डायरेक्टर है उसके पास एक एक्स्ट्रा एक्सेस समझ होगी, गया। मुझसे कोई नीचे है उसकी अलग होगी। उसमें हम व्यू भी बना सकते हैं कि जैसे ये मेरा व्यू अलग है ना सर, मुझे, मैं एडमिन हूँ तो मुझे ये व्यू दिख रहा है। बहुत अच्छी चीज़ आ गई, मैं वो भी साथ के साथ बता ही देता हूँ आपको। हम यहाँ से सर्विस नाउ हमें कैपेबिलिटी देता है कि व्यू डिफाइन करने की, मतलब एक फॉर्म, एक एक टेबल पे हम 10 व्यू बना सकते हैं, 4 व्यू बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर, ठीक है। जैसे मुझे कोई ठीक है। व्यू बनाना है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है ना। अभी देखिए वर्तमान प्रेजेंटली सर इतने चल रहे हैं, डिफॉल्ट व्यू पे था मैं अभी, है ना। अभी मैं ठीक है। डिफॉल्ट व्यू में मुझे इंसिडेंट फॉर्म ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मोबाइल व्यू पे स्विच कर जाऊं, है ना, तो अगर जिस पर्सन के पास मोबाइल थी, अब ये मोबाइल व्यू ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं ना, पूरा तो डिफरेंट मोबाइल हो गया। व्यू से क्या मतलब है? मोबाइल व्यू से क्या मतलब है? जो मोबाइल पे खोलना चाह रहा होगा। ये जो मोबाइल पे खोलना चाह रहा है ना। जैसे अच्छा, इसका ठीक है। मोबाइल ऐप बना दिया, मोबाइल पे कोई एक्टिविटी करना चाह रहा है, अब समझ गया, जैसे, उसको सब दिख गया, क्या क्या कमेंट्स चल हाँ रहे हाँ हैं, उसको जी जी समझ में जी आ गया। हाँ। अब दूसरा व्यू, जैसे कि आप चाहते हो कि मैनेजर को अलग व्यू दिखे, मेरा सेल्फ सर्विस का अलग व्यू होगा सर। सेल्फ सर्विस मतलब जो एजेंट है उनका अलग व्यू है ना। अब मैनेजर के ठीक पास है। एडिशनल एक्सेस है। अब जो सेल्फ व्यू पे मैं जाऊंगा तो सेल्फ व्यू को देखो ऐसा दिखेगा। अगर आप सेल्फ व्यू का फॉर्म ओपन करेंगे तो इनको सिर्फ यही फॉर्म दिखेंगे, इतने ही फील्ड दिख रहे हैं, ठीक है। नंबर दिखेगा, कॉलर ठीक। दिखेगा, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखेगी, ओपन क्लोज अर्जेंसी और कमेंट देखेंगे। लेकिन एज एन एडमिन मुझे ये सारे फील्ड दिख रहे हैं, कॉलर, कैटेगरी, सर्वे, सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, आइटम, ये ब्ला ब्ला जो भी है सारा कुछ दिख रहा है। रिसोल्यूशन नोट, रिलेटेड नोट्स, पेरेंट नोट्स, नॉलेज, सारा कुछ दिखेगा। समझ गया, टेबल समझ गया। टेबल एक ही है, लेकिन हम व्यू अलग अलग डिफाइन कर देते हैं उस पे सर, ठीक है। तो डन। एक्सेस के लिए ये चीज क्लियर हो गई होगी सर यहाँ पे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब यूआई पॉलिसी क्लियर हो गई सर। अब यूआई पॉलिसी के बाद आते हैं हम साथ ही में एक चीज पढ़ लेते हैं यहाँ पे, डेटा पॉलिसी क्या होती है सर। डेटा पॉलिसी जो डेटा पॉलिसी का मतलब क्या होता है पहले? हाँ मैं वही बताता हूँ सर। डेटा पॉलिसी होती है, वो भी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों जगह काम करती है। अब एग्जांपल देके मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। डेटा पॉलिसी जैसे सेम ये यूआई पॉलिसी है ना, अगर आप जाओगे नेविगेटर बार में सर्च करोगे डेटा पॉलिसी तो ये आ जाएगा आपको, ये डेटा पॉलिसी सिस्टम में बनी हुई है ना। डेटा पॉलिसीज का सिंपल सा मतलब है सर कि मैं इंसिडेंट टेबल पे देख लेता हूँ कि इंसिडेंट में कौन सी डेटा पॉलिसी चल रही है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ओनली एक डेटा पॉलिसी इस पे चल रही है अभी, इंसिडेंट टेबल पे सिर्फ एक डेटा पॉलिसी चल रही है। वो मैं आपको ओपन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है कि जब मेक क्लोज इन्फॉर्मेशन व्हेन रिजॉल्व और क्लोज, जब सर ये स्टेट, किसी भी इंसिडेंट की स्टेट रिजॉल्व स्टेट होगी ना, कोई भी कस्टमर रिजॉल्व उसमें उसको करेगा। क्लोजिंग से पहले उसमें मैंडेटरी फील्ड्स को आंसर करना पड़ेगा, ये मतलब है? नहीं, और उस मैंडेटरी फील्ड्स का आंसर करना पड़ेगा, वो तो ठीक है। ये तो एक सिंपल सिनेरियो हो गया इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग सर, ठीक है। अगर इसका स्टेट रिजॉल्व है तो ये क्लोज कोड और क्लोज नोट्स परमानेंट मैंडेटरी है, इनको उसको आंसर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही समझे। लेकिन रियल एक्चुअली जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो इसका जो डेटा पॉलिसी का यूज होता है वो यूज होता है सर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, वहाँ पे इसका मेजर यूज होता है। जैसे आप कंसीडर करो कि आप एचसीएल में हैं, ठीक है, और मैं त्रिगुमा एकेडमी में, या मेरी कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं, मेरा अपना इंस्टेंस है, आपका अलग इंस्टेंस है, ठीक है।
अब मेरा HCL के साथ कोलैबोरेशन हो गया कि भाई किसी एक प्रोजेक्ट पे मिलके काम करना है हमने, है ना। तो HCL वाले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 2 प्लेटफॉर्म की, करेंगे। है ना। जब इंटीग्रेशन होगी सर, अब हो सकता है वो सर्विस नाउ टू सर्विस नाउ इंटीग्रेशन हो, सर्विस नाउ तो थर्ड पार्टी हो। जरूरी तो है नहीं कि हम सर्विस नाउ यूज कर रहे हैं तो HCL वाला भी सर्विस नाउ यूज कर रहा हो सकता है वो ठीक है, उनके अपने टूल्स होते हैं, अपने टूल्स हाँ, होते स्कॉम हैं। यूज कर रहे हो। हाँ, कोई भी टूल यूज कर सकता है वो, है ना, HCL वाला। तो उसमें क्या होगा सर, उस केस में हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, अभी मैं ऑफिस वाले लैपटॉप पे आपको लाइव समझाऊंगा। तो उसमें क्या करेंगे कि उस केस में हम एक स्टेजिंग टेबल बना देते हैं जिसको बोलते हैं हम इंपोर्ट सेट टेबल। ठीक है, स्टेजिंग टेबल बना देते हैं सर्विस नाउ में। यहाँ पे अभी बनी नहीं होगी मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा। टेबल होती है सर, स्टेजिंग टेबल हम बना देंगे यहाँ पे। इंपोर्ट सेट, ये टेबल दिख रही है सर आपको, इंपोर्ट सेट टेबल। हाँ, तो इंपोर्ट सेट ये रिपोर्टिंग सेक्शन में आ गया, तो इंपोर्ट सेट टेबल बना देंगे। तो इसमें क्या होता है, उसे हम बोलते हैं स्टेजिंग टेबल। अब उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा पेंट ओपन करता हूँ, वो चीज़ आपको फिर बेटर क्लैरिटी दे सकती है सिनेरियो से समझाने में। जैसे सर ये मान लीजिए आप सॉल्यूशंस, ठीक है, ये आपका आ गया HCL, ठीक है। और दोनों लोग सर्विस नाउ यूज कर रहे हैं, ये भी सर्विस नाउ यूज कर रहे हैं और ये भी सर्विस नाउ यूज कर रहे हैं, ठीक है सर। अब क्या होगा, जब HCL वाले, ठीक है, HCL वाले डेटा ट्रांसफर करेंगे इनको सर, ठीक है, मतलब त्रिगुमा को, तो बीच में सर्विस नाउ वाले क्या करेंगे, ये सॉरी त्रिगुमा एकेडमी वाले क्या करेंगे, बीच में एक स्टेजिंग टेबल बना देंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं सर स्टेजिंग टेबल, स्टेजिंग टेबल, ठीक है। स्टेजिंग टेबल में जो भी डेटा HCL वाले भेजेंगे वो पहले स्टेजिंग टेबल में आएगा सर, ठीक है। अब वो स्टेजिंग टेबल में हम यहाँ पे अपनी ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट, जैसे मैं आपको बताता हूँ डेटा पॉलिसी और ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट रन करेंगे और फील्ड मैपिंग, ये चीज़ें आएंगी सर, डेटा पॉलिसी, ट्रांसफॉर्म स्क्रिप्ट और फील्ड मैपिंग। अब HCL से सर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, हम डायरेक्टली उसको इंसिडेंट टेबल है, जो भी हमारी टारगेट टेबल है उसमें हेड नहीं करेंगे, स्टेजिंग टेबल में डेटा पॉलिसी आएगी। अब डेटा पॉलिसी का मेन काम क्या होता है, वैलिडेशन करना सर, ठीक है। अब वैलिडेशन करना, जैसे हमने कोई भी एक यूनिक फील्ड ले लिया जो HCL और त्रिगुमा एकेडमी दोनों में कॉमन है, ठीक है। उस फील्ड के बेसिस पे हम वेरीफाई करेंगे भाई जो HCL इन्फॉर्मेशन भेजी है अगर वो ठीक है, अगर वो कंडीशन मैच कर रही है ना। इफ कंडीशन इज ट्रू देन क्या होगा कि ये टारगेट टेबल में हिट कर देगा डेटा, ठीक है। ये त्रिगुमा एकेडमी की टारगेट टेबल जो भी होगी टारगेट टेबल में हिट कर देगा, टारगेट टेबल में। और वो टारगेट टेबल कुछ भी होती है, इंसिडेंट की हो या फिर यूजर प्रोफाइल हो, जो भी हो सर, है ना, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे डेटा पॉलिसी का मेन काम आता है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है सर, है ना, तो स्टेजिंग टेबल में एरर आ जाएगा, ठीक है। हम वो एरर और इग्नोर की कंडीशन डिफाइन कर देंगे स्टेजिंग टेबल में, ठीक है। इसी हाँ हाँ, इसी तरीके से अब अगर ये तो हो गया सिंगल सिनेरियो, अगर बाई डायरेक्शनल अप्रोच है कि सपोज करो HCL वालों ने इंसिडेंट भेजा, ठीक है, कंडीशन मैच हुई, यहाँ पे त्रिगुमा में एक इंसिडेंट ओपन हो गया इनके इंस्टेंस में। अब इनके इंस्टेंस में त्रिगुमा वाले क्या करेंगे भाई, इन्होंने अपनी सर्विस डेस्क को वो इंसिडेंट असाइन कर दिया, तो ये बाई डायरेक्शनली कुछ अपडेट भेजेंगे ना इनको, है ना। तो जब ये अपडेट भेजेंगे सर, तो ऐसे ही सिमिलर ये HCL वाले भी अपने एंड पे एक स्टेजिंग टेबल बना के रखते हैं, जो कि वो डायरेक्ट वो भी हिट नहीं कराएंगे अपने में, है ना। और
इधर से जनरली क्या होता है, स्टेजिंग टेबल ये नहीं भी बनाया तो भी काम चल जाता है, क्योंकि ये सिस आईडी एक यूनिक आईडी होती है, वो यूनिक आईडी ये भेजते हैं जो 32 बिट कैरेक्टर होती है, उसके बेसिस पे जो इंसिडेंट क्रिएट हुआ है उस क्रिएट इंसिडेंट की ये इनको इन्फॉर्मेशन एचसीएल वालों को भेज देंगे। ये बाई डायरेक्शनल अप्रोच हो जाती है कि भाई आपने कुछ भेजा, चीज़ें वैलिडेट हुई, हमारे पे इंसिडेंट क्रिएट हुआ, हमारा त्रिगोमा वालों ने इंजीनियर असाइन किया उस इंसिडेंट पे और उन्होंने अपडेट भेज दी, हे दिस इंजीनियर इज वर्किंग ऑन आवर टिकट, तो वो इन्फॉर्मेशन एचसीएल वालों के पास चली जाएगी। तो ये बाई डायरेक्शनल एक्नॉलेजमेंट चला गया, एक्नॉलेजमेंट चला गया सॉर्ट। हाँ हाँ, एक्नॉलेजमेंट चला गया। क्या है ये हम कर क्यों रहे, किस कंडीशंस में हम इसको यूज कर रहे हैं डेटा पॉलिसी को? डेटा पॉलिसी को मैंने बताया ना, अब हम वैलिडेशन जब कर रहे हैं ना, वहाँ पे डेटा पॉलिसी यूज हो रही है। वैलिडेशन समझ रहे हैं आप? अब जैसे कि एक बात करिए कि HCL ने, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरे केस में हमने अपना सर्विसनाउ इंस्टेंस इंटीग्रेट कर रखा है एक एम्प्लॉय सेंट्रल से, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ से सर्विसनाउ से सिंक करते हैं इन्फॉर्मेशन, वो एम्प्लॉय सेंट्रल से एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन सिंक कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जो भी HCL से डेटा पॉलिसी का रूल समझिए, HCL ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन भेज दी यहाँ पे डेटा स्टेजिंग टेबल में, है ना। अब स्टेजिंग टेबल में हम वैलिडेट करेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। आप अच्छा, मतलब आप समझिए, सिंपल मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। HCL ने भेजा कि मनोज की एम्प्लॉय आईडी है 0112, ठीक है, ठीक है, ये बोला त्रिगोमा अकेडमी को, है ना। लेकिन त्रिगोमा अकेडमी अपने डेटाबेस में जो यूनिक फील्ड होगा, जो प्राइमरी की हमने बनाई होगी, उसको वैलिडेट करेगा कि भाई जो HCL वाला बोल रहा है कि मनोज की ग्लोबल आईडी 001 है, वो हमारे सर्विसनाउ इंस्टेंस में मैच कर रही है कि नहीं कर रही डेटाबेस में। अच्छा, मतलब कि मेरी इंफॉर्मेशन पहले से उनके पास होनी चाहिए, पहले तभी से वो एक्नॉलेजमेंट जाएगा ना। एक फील्ड तो सर नॉर्मल यूनिक होगा ही होगा ना दोनों जगह, तभी तो कंपैरिजन और कम्युनिकेशन होगा। एक एग्जांपल शायद मैं सही समझ रहा हूँ। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन, एक L1 की टीम है, L1 की टीम के 5 बंदे हैं, 5 बंदे असाइन है, पांचों के नाम भी विजिबल होंगे क्योंकि ये बंदे इस टीम में, तो क्योंकि 24/7 काम होगा, तो अगर इंसिडेंट आएगा तो एक्नॉलेजमेंट को करेगा, उसका नाम भी रिफ्लेक्ट करना जरूरी है कि यही बंदे, इन्हीं को एक्सेस है। तो किसी भी, है ना, हमारे पास कोई इंसिडेंट आया और त्रिगुना में जैसे कि वो एम्प्लॉय L1 बैठे, उन्होंने इंसिडेंट पिक करा, तो तुरंत पता लग जाए, एक्नॉलेजमेंट चला गया, इस बंदे ने वो टिकट उठाई है, उस पे ये बंदा काम कर रहा है। सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल 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 सर, सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। यही काम होता है डेटा पॉलिसी का यहाँ पे, कि डेटा को वैलिडेट करना। एक डेटा डिफाइन कर देते, ये डिफाइन डेटा है, यही बंदों का, हाँ हाँ एग्जैक्टली, यही इन्हीं बंदों को एक्सेस है, और बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर और बंदा एक्सेस करने की कोशिश करता है तो यही स्टेजिंग टेबल में वो रिकॉर्ड टारगेट टेबल तक जाएगा नहीं, यहाँ पे एरर आ जाएगा। समझ गया सर, यहाँ पे स्टेजिंग टेबल में ही एरर आ जाएगा, वो टारगेट टेबल तक हिट ही नहीं करेगा। तो ये डेटा पॉलिसी का मेन यूज यहाँ पे होता है सर, ठीक है। तो आई होप सर यूआई पॉलिसी और डेटा पॉलिसी क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। बिल्कुल। चलिए अभी बैक टू इंस्टेंस सर। अब हम बात करते हैं सर, ये तो हो गई हमारी डेटा पॉलिसी, यूआई पॉलिसी। अब हम बात करते हैं यूआई एक्शन की, ठीक है, कि यूआई एक्शन का काम क्या होता है। यूआई एक्शन का सर काम होता है कि लेट से कोई भी हमारे पास इंसिडेंट है, लेट मी फर्स्ट आई नीड टू परमानेंटली, बाद में कर लूँगा। हाँ सर, अब यहाँ पे एक मिनट सर, मैं बस इंसिडेंट डॉट लिस्ट, हाँ। अब यूआई एक्शन का काम होता है सर कि कोई भी लिंक, बटन, या फिर हमें कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है, मतलब जैसे लिंक या बटन ऑन द फॉर्म, कि हमें फॉर्म पे रिक्वायरमेंट है कि हमें कोई एक लिंक बना, एक बटन बनाना है, जैसे ये बटन है अपडेट रिजॉल्व डिलीट का, है ना। हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें भाई एक नया बटन बनाना जिसका हमने नाम देना है टेस्ट बटन या वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट है, या हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें एक लिंक बनाना है, ऐसे रिलेटेड लिंक बने हुए, एक रिव्यू का बटन बनाना है कि सबमिट होने से पहले रिव्यू करना है हमने, है ना, सबमिट होने से पहले रिव्यू करना है। तो वो बटन हम कैसे बनाएंगे, मतलब यूआई एक्शन या लिंक बनाना है या बटन बनाना है, वो यूआई एक्शन के थ्रू बनता है सर, ठीक है। और वो यूआई एक्शन होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट, क्योंकि वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करती है। अब मैं उसका एग्जांपल देखता हूँ कि अभी सर 3 बटन है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें यूआई एक्शन से बटन बनाना है,
सिंपल ही है कि अगर हम यूआई एक्शन से भी जाके बना सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से भी बना सकते हैं, जैसे भी ठीक हो। मैं यहाँ से बना देता हूँ, सॉरी, सिस्टम डेफिनेशंस में जाके यूआई एक्शंस ओपन करना है मुझे। ठीक है, मैं एक नया बटन बना देता हूँ यहाँ पे, बटन का नाम दे दिया रिव्यू। मैंने टेस्ट रिव्यू दे देते हैं, टेस्ट रिव्यू। ओके सर, वो रिव्यू ठीक रहेगा, टेस्ट रहेगा। टेबल मैंने सिलेक्ट कर ली इंसिडेंट, इंसिडेंट की टेबल पे हमने बनाना है, फॉर्म पे बटन बनाना है, हम इसको चेक कर देंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। मैसेज कुछ हमें डिस्प्ले नहीं, अगर हमें कुछ मैसेज या कमेंट डिस्प्ले कराना है तो वो करा सकते हैं हम, और हम इसको सबमिट कर देंगे। जब भी हम बटन या कुछ बनाते हैं, कोई भी स्क्रिप्टिंग में करते हैं काम, उससे पहले सर हमें एप्लीकेशन का जरूर ध्यान रखना है कि हम कौन से एप्लीकेशन स्कोप में काम कर रहे हैं। अब ये इंसिडेंट का है तो मैं ग्लोबल में काम कर रहा हूँ, अगर आगे चल के आप एचआर में करेंगे तो एचआर स्पेसिफिक बटन्स होते हैं, कुछ जीआरसी मॉड्यूल में काम करेंगे तो जीआरसी स्पेसिफिक बटन्स होते हैं। ठीक है, तो अब मैंने ये बना दिया यूआई एक्शन पे एक बटन, जिसको बोल दिया मैंने भाई। ठीक है, अभी मैं इसकी विजिबिलिटी सेट कर देता हूँ। और शायद नो आई थिंक डिफॉल्ट, या डिफॉल्ट व्यू पे ये बटन, डिफॉल्ट और डिफॉल्ट व्यू पे ही मैं चाहता हूँ कि ये बटन सिर्फ डिफॉल्ट व्यू पे ही विजिबल हो। ठीक है, अभी मैंने ये बना दिया। अभी मैं डिफॉल्ट व्यू से क्या मतलब है हमारा? डिफॉल्ट सर डिफॉल्ट व्यू मैंने इसीलिए सेलेक्ट कर दिया, मतलब मैंने आपको बताया था ना, तीन चार तरीके के व्यू होते हैं, मतलब होते तो कोई कितने भी बना सकते हैं। जैसे मैनेजर व्यू हो गया, और मोबाइल के लिए व्यू बना दिया, या हमने डायरेक्टर के लिए व्यू बना दिया। अगर आप ये हटा भी दोगे तो ये बटन सबको विजिबल होगा। मैं हटा देता हूँ अगर आपको ऐसा है तो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में दोबारा ऐड कर समझा दूंगा। मैं हटा के दिखा देता हूँ अभी ना, उससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि डिफॉल्ट व्यू का क्या मतलब है। ठीक है, अब हम इस इंसिडेंट को लोड करेंगे तो ये रिव्यू का बटन आ गया सर। ठीक है, जो अभी हमने बनाया है। अब इस बटन पे सर हमें कोई भी एक्शन लेना है, कौन से रोल पे ये बटन होगा तो हम रोल डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। अभी ये रिव्यू का बटन विजिबल है सर। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी मोड पे जाओगे आप तो विजिबल होगा। अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सॉरी, मैं अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि भाई ये जो बटन है ये सिर्फ मोबाइल व्यू पे ही विजिबल हो और किसी पे विजिबल ना हो। ठीक है, तो मैं इस पे सेट कर दूंगा मोबाइल, ये मोबाइल व्यू आ गया ना। अब मैंने मोबाइल व्यू कर दिया। ठीक है, अभी मैं हूँ, ये मेरा डिफ़ॉल्ट व्यू है। अगर मैं इसको रिलोड करूँगा अभी तो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। रिव्यू गायब हो गया ना बटन। अब सेम बटन क्या होगा सर, अगर आप मोबाइल व्यू पे अगर आप स्विच करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, मोबाइल व्यू पे अगर आप जाएंगे, मुझे ना ये टीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है, ये वाला एरर मुझे ना बहुत इरिटेट करता है, ये जाता ही नहीं है सर, पिन हो जाता, चला गया। हाँ, फिर अगर अब देखिए सर, अब मैं आपको मोबाइल व्यू पे स्विच करके दिखाता हूँ। मोबाइल व्यू, वेयर इज इट, इंडिकेटर मोबाइल, या मोबाइल, शायद इस पे भी ये बटन विजिबल नहीं होगा क्योंकि ओनली मोबाइल है, या इस पे विजिबल नहीं है क्योंकि ये दूसरा व्यू है। यहाँ पे एक व्यू होगा मोबाइल व्यू करके है, इंडिकेटर मोबाइल पोर्टल सेल्फ सर्विस, वो है नहीं। इंडिकेटर पैनल में जाके तो नहीं होता है कुछ? नहीं 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 नहीं, इंडिकेटर पैनल में नहीं है, व्यू आता है। मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें मैंने मोबाइल व्यू की जगह मैं मोबाइल सेट कर दूंगा तो आ जाएगा वो। दो व्यू बने थे ना, क्योंकि कई एक व्यू बने होते हैं सर्विस नाउ में।
ये वाला मोबाइल कर देता हूँ, मोबाइल व्यू हटा देता हूँ, तो ये अभी एक्शन ले लेगा। मोबाइल व्यू, ठीक है। अब ये मोबाइल व्यू पे आ गए, अगर हम इसको रिलोड करेंगे तो ये रिव्यू का बटन आ गया सर, देख रहे हैं ना। ये हमारी यूआई एक्शन का काम होता है बेसिकली, कि हमें कौन से व्यू पे क्या सेट करना है। अभी इसमें हम और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन सेंस कि अब भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये मोबाइल व्यू पे तो आ गया, वो तो चलो सब ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो रिव्यू बटन है ना, ये सिर्फ ना डायरेक्टर को एक्सेस हो इसकी, है ना। डायरेक्टर से नीचे किसी बंदे को एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो रोल है ना, ये रोल में जाके डिफाइन कर देंगे जो नया रोल, जैसे द पर्सन, जैसे यहाँ पे जिसको जोन सा भी रोल हमने कस्टम रोल बना के, हम रोल तो शायद मैंने पढ़ाए नहीं थे आपको, ये सिक्योरिटीज में आते हैं, तो हम कोई भी एक कस्टम रोल बना देंगे डायरेक्टर के लिए और उसको हम यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। तो फिर वो बटन ओनली उन्हीं लोगों को विजिबल होगा जिन लोगों के पास वो रोल ग्रांटेड होगा। ये जो रोल होता है, ये नेम स्पेसिफिक रोल होता है या डोमेन स्पेसिफिक रोल होता है? मतलब कैसे, मैं समझा नहीं यहाँ पे क्वेश्चन लेट्स आपका। सपोज एक डायरेक्टर हो गया, एक कंसल्टेंट हो गया, एक आप मैनेजर हो गए। हमें एक रोल को मुझे साकिब भाई को दिखाना है, एक रोल को हमें डायरेक्टर को दिखाना है, एक रोल ये है कि इन तीनों को विजिबल होना चाहिए। तो ये एक नया रोल क्रिएट करूंगा जिसमें ये तीनों बंदों डालूंगा, एक रोल क्रिएट करूंगा जिसमें एक एक डालूंगा, या कैसे होता है वो ये सर काम? रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि हमारे पास, कि भाई जैसे कि हमारे पास, जैसे मुझे एक्सेस चाहिए हाई लेवल की, है ना, तो मैंने एक कस्टम रोल बना दिया, ठीक है। और वो कस्टम रोल मैंने जैसे डायरेक्टर के नाम से बना दिया कि भाई ये डायरेक्टर का रोल है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होगा जो डायरेक्टर डेजिग्नेशन के होंगे, ठीक है। तो वो स्पेशल रिकमेंडेशन पे होगा। जैसे कोई बंदा हो गया कि कोई कई बार ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई लोअर बंदे को भी एडमिन रोल की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सिर्फ एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है। तो उस केस में हम इसको रोल को कस्टम रोल बनाएंगे। जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें हम कस्टम रोल अलग अलग 3 बना देंगे, अगर 3 लोगों के लिए अलग अलग ज़रूरत है हमें तो। लेकिन जनरली हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा कस्टम रोल्स बनाना है सर्विस नाउ में, क्योंकि ये परफॉर्मेंस से भी इशू करते हैं और ये पेबल होते हैं सर। एक सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ ही कस्टम रोल्स आपको मिलते हैं जिससे कि आप बना सकते हो। बाकी ये प्री डिफाइंड सर्विस नाउ रोल्स देती है अपने, इनकी सर्विस नाउ के रोल अवेलेबल होते हैं ऑलरेडी। अगर आप यहाँ पे जाके रोल देखेंगे, एक वो पूरा सेपरेट उस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपने क्वेश्चन किया तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप रोल पे जाएंगे, हाँ ये जैसे रोल आ गया ना, यूज़र रोल्स, अगर आप यूज़र रोल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे रोल्स मिल जाएंगे। ये सिस्टम सिक्योरिटी में आता है वैसे तो, ये वाला रोल, सॉरी मैंने गलत ओपन कर लिया, ये वाला, ये रोल्स बने हुए हैं। जैसे एक्शन कैटेगरी क्रिएटर, डिस्क्रिप्शन में दिया है अलाउ क्रिएशन फॉर एक्शन एंड सबफ्लो कैटेगरी, मतलब जिस बंदे को ये रोल असाइन है वो ये वाली एक्शन कर सकता है। तो ऐसे प्री डिफाइंड रोल सर्विस नाउ में ऑलरेडी आते हैं, तो हम उन्हीं को जनरली यूटिलाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द कस्टम रोल, ठीक है। अच्छा। तो यूआई एक्शन सर क्लियर है अभी आपको? क्लियर है ना। यूआई एक्शन हो गया, डेटा पॉलिसी हो गया, यूआई पॉलिसी हो गया। अब हम बात करते हैं सर, हाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले तो इंसिडेंट से। सर ये फंडामेंटल है ना, डजंट मैटर आप किस मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं सर्विस नाउ पे, जीआरसी पे कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स पे कर रहे हो, या फिर आप किसी भी मॉड्यूल पे कर रहे हो, ये सारी यूआई एक्शन, बिजनेस रूल, यूआई पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, क्लाइंट स्क्रिप्ट इंक्लूड, ये हर एक जगह चलनी है। ये इसीलिए इनको मैं फाउंडेशन बोलता हूँ। वैसे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मॉड्यूल कौन सा? आईटीएसएम और सीएसएम सबसे ज्यादा हाईलाइटेड मॉड्यूल होते हैं? नहीं सर, आईटीएसएम और सर्विसेज हाईलाइटेड इन सेंस होते हैं कि इनको हर कोई यूज करने लग गया। मैं हाईलाइटेड उनको मानता हूँ जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो और इंसान कम हो उनके, ठीक है। तभी आपको कौन सी है सबसे ज्यादा ऐसे? सर अभी जो मार्केट में है वो है एचआरएसडी, ह्यूमन रिसोर्स सर्विस डिलीवरी, एक जीआरसी, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंसेस, तीसरा फील्ड सर्विस मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा डिमांड है, फील्ड सर्विस मैनेजमेंट, और चौथा एक आता है आईटीएएम, लोग बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, ग्लोबल लेवल पे यूज होता है। और एक पांचवा टेलीकम्युनिकेशन के लिए सर्विस नाउ लेके आया है, वो बहुत डिमांड में। टेलीकम्युनिकेशन के तो बंदे ही नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन उसका सेक्टर लिमिटेड है, क्योंकि वो 10-20 ही जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं टेलीकम्युनिकेशन वाली वही यूज करते हैं उसको। तो मोस्ट जो पैसों के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा आपको ह्यूमन रिसोर्स में मिलेगा और जीआरसी में मिलेगा। जीआरसी में तो आप अगर मुंह फाड़ के कितना भी मांग लो उतना पैसा देने को तैयार है, अगर आपको बशर्ते अच्छी नॉलेज है
जीआरसी प्लेटफॉर्म की सर्विस नाउ में। क्योंकि गवर्नेंस और आज का रिस्क का सबसे ज्यादा कंपनी जो फोकस करती है वो रिस्क को लेके, गवर्नेंस को लेके, सिक्योरिटी को लेके सबसे ज्यादा फोकस है। हाँ, अगर आपने कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं, 100% आप सही कह रहे हैं सर, क्योंकि और ये कंपनी का बहुत सबसे बड़ा फोकस है कि भाई 2 पैसे फालतू ले लो, पर हमें सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट से हमें चीजें क्लैरिटी होनी हाँ, चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए। उसी केस में सर गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंसेस वाला जो जीआरसी मॉड्यूल बोलते हैं वो लाइट में आता है, और इसीलिए उसमें जो कंसल्टेंट होते हैं वो पैसे ज्यादा लेते हैं जीआरसी के। और अच्छा, दूसरी, हाँ, जीआरसी कंसल्टेंट के सर बहुत ज़्यादा मतलब पैकेज बहुत अच्छा होता है जीआरसी कंसल्टेंट्स का। और जीआरसी का मेन होता है कि इनका जो कम्युनिकेशन होता है ना वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के साथ होता है। जब इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आप करेंगे ना जीआरसी की, तो इनका जो आपका डिस्कशन होगा, जैसे एज एन आप प्लेटफॉर्म मैनेजर हैं सर्विस नाउ के, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जीआरसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से होगा। जैसे टॉप मैनेजमेंट में जो लीगल देख रहा होगा वहाँ पे, है ना, जो चीफ लीगल ऑफिसर या चीफ ह्यूमन रिसोर्स ग्लोबल ऑफिसर, तो उस तरीके के लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा। और वो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करते हैं कि सारी रेगुलेशन, कंप्लाइंसेस इश्यूज को सेंट्रलाइज करना। जीआरसी का मेन फोकस ये है कि भाई एक बंदा एक एक प्लेटफॉर्म पे जाके, मैं आपको शो कर देता हूँ, मैंने एक वीडियो सॉरी, भी। मैं थोड़े और क्वेश्चन भी पूछता हूँ थोड़ा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। नहीं, मैंने कहा सॉरी, मैं थोड़े अरे और नहीं क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ। नहीं नहीं, वो है कोई नहीं सर, सॉरी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको, ये अच्छे क्वेश्चन होगा तभी आपको फंडे क्लियर होंगे ना। अब मैं आपको जीआरसी का आपने पूछा है, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए, ये मेरा प्लगइन मैंने जीआरसी में सेट कर रखा था, जीआरसी एक्सेप्शन, जीआरसी यूजर हायरार्की, जीआरसी वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, ऑडिट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सेटअप किया था। तो पूरा वहाँ से आप हैंडल कर सकता है कि इंसान कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे सीईओ है किसी कंपनी का, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको रिस्क चेक करनी है या कुछ, या फिर उसको कंप्लाइंसेस चेक करने हैं, या फिर उसको जो भी चेक करना है, रिस्क देखनी है, सारा डैशबोर्ड मैंने इस तरीके का बनाया हुआ है कि अच्छा, हाँ, ये रिस्क ओवरव्यू के नाम से मैंने बनाया है कि ये रिस्क कैटेगरी के, भाई हमारे हाई रिस्क कितने हैं, 19 है, हाई इनहेरेंट रिस्क 39 है, मॉडरेट 25 है, पूरा मतलब ये आप देख सकते हैं रिस्क बाई नहीं, कैटेगरी। ये कौन से रिस्क होते हैं मॉड्यूल में, किस तरीके के अब वो, रिस्क होते हैं? अब मैं वही बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। वैसे तो सर अगर हम हाँ, एक जीआरसी में एग्जांपल देके थोड़ा हाँ, समझ में आ जाएगा थोड़ा। जीआरसी में चले जाएंगे तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा लेकिन सा मैं, आइडिया हाँ दे दीजिए हाँ, बस। जीआरसी में रिस्क इस टाइप के हैं सर कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ हैं, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ 200 वेंडर का टाई अप है, ठीक है, वेंडर वेंडर का टाई अप है, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वेंडर का आपके पास टाई अप है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट आई कि आपको 200 कंप्यूटर खरीदने हैं या 200 स्विचेस खरीदने हैं या कोई 200 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है ना, आपने उसके लिए टेंडर इशू किया, ठीक है। अब जब टेंडर इशू किया तो भाई हर वेंडर अपना कोटेशन देगा, है ना। लेकिन अब अभी पहले तक क्या होता था, लोग कोटेशन लेते थे तो सिर्फ वही जो जिसका कम बजट का कोटेशन है उसको ले लिया हमने, है ना। लेकिन उसकी चीजें, हाँ, उसकी चीजें नहीं देखते थे, भाई ये कम दे रहा है तो क्या पता ये कहीं कटौती करेगा या फिर कैसे करेगा, कुछ तो करेगा ना वो, अगर कम बजट में दे रहा है तो फिर क्या होता था, अगर हम उसको कम बजट के चक्कर में हम दे तो देते थे टेंडर, लेकिन वो आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे वेंडर और कंपनी के बीच में, और कंपनी का लॉस होता है उसमें अगर टेंडर बीच में छोड़ दिया वेंडर ने या कुछ हो गया। अब उस केस में रिस्क हमें एनालाइज करनी है, किस वेंडर के साथ हमारी कितनी रिस्क है, किस वेंडर के साथ हमारी कितनी रिस्क है। तो अब रिस्क फैक्टर यहाँ पे रिस्क मॉड्यूल आता है लाइन में। तो सीईओ क्या करेगा भाई, मतलब सीईओ तो इतना फ्री नहीं होता, जो कंसर्न पर्सन होगा वो वेंडर के लिए असेसमेंट जारी करेगा। असेसमेंट का मतलब होता है उसने 20 क्वेश्चंस लिख दिए, दे दिए, जैसे पेपर होता है किसी का, है ना, उसने भी, उसको बोलते हैं असेसमेंट सर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वेंडर मैनेजमेंट का एक पोर्टल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेंडर रिस्क देख रहे हैं ना सर, और तो यहाँ पे वेंडर्स की डिटेल सेव होती है, ऑल वेंडर या जो भी, हमारा एंगेजमेंट हमारा किस किस के साथ है, हमारी टायरिंग असेसमेंट देख रहे हैं, माई ओपन टायरिंग असेसमेंट। तो ये असेसमेंट देगा वेंडर्स को। अभी 100 वेंडर है, 100 वेंडर्स को हमें 10-10 क्वेश्चंस की असेसमेंट दे दी कि भाई मुझे ये बताओ कि आपका प्लान क्या है, आप कैसे कंप्लीट करोगे, क्या क्या डिटेल्स में मुझे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताओ, कब तक डिलीवरी डेट होगी, एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, यूएटी क्या होगी, या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जो उसको डिफाइन करेंगे। उसमें हम नेचुरल रिस्क भी लेके चलते हैं कि भाई चलो कल को डिजास्टर हो गया कोई, है ना, डेटा लॉस्ट हो गया हमारा या कुछ हो गया, तो उसमें कितना रिस्क फैक्टर है हमारा, है ना।
या हमारा हमारा कोई, चलो ऐसे मान लिया कि हमने आज का रैनसमवेयर चल रहा है, उसके लिए रिस्क फ्री है हाँ नहीं है। रिस्क फ्री है कि नहीं है, एग्जैक्टली तो वो सारी रिस्क, उसमें रिस्क में क्या होता है, रिस्क फ्रेमवर्क हम क्योंकि बना के क्योंकि रखते हैं। अगर ये सर्विस नाउ में तो सब इंसिडेंट पड़ा हुआ ना, हमारा कंपनी का डेटा पड़ा, हम काम क्या कर रहे हैं, अगर हम्म, डेटा ब्रीच हुआ तो वो एक कोड ऑफ एथिक्स में आ जाता है, फिर कोड ऑफ वो एथिक्स में आ कंपनी को जाता है, लॉस कंपनी को लॉस होगा, कंपनी तो को लॉस उसमें क्या रिस्क रहेगा। अब जब हमने असेसमेंट वेंडर को दे दिया ना सर, तो वेंडर क्या करेगा, वेंडर की तरफ से, अब वेंडर भी कोई ऐसा तो है नहीं कोई एक वाला बंदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगी वेंडर की भी कोई। वेंडर की तरफ से प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिफाइन होते हैं, हर एक वेंडर का एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट होता है। जैसे कि जैसे आप त्रिगुमा अकवेनी से रीच आउट कर रहे हो आप HCL को, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं हूँ ना उसमें, फर्स्ट पॉइंट एक ऑफ बंदा कॉन्टैक्ट में हूँ। स्पेसिफाइड बंदा होगा। हाँ तो वो बंदा क्या करेगा, कंपनी के बिहाफ पे असेसमेंट के आंसर करेगा वो, ठीक है। अपने वेंडर पोर्टल पे, एक वेंडर पोर्टल होता है स्पेसिफिक, मैं वो पोर्टल भी दिखा देता हूँ, मैंने बनाया था अपनी एक यूट्यूब, मेरी आप प्रीवियस यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए, वो देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा वेंडर पोर्टल। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, मैं शायद इसमें मैंने पोर्टल बनाया है, मुझे याद है, मैंने अपने काम के लिए मैं कुछ सीख ही रहा था तो मैंने उसके लिए बनाया था पोर्टल 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 और वेंडर पोर्टल। ये वेंडर पोर्टल मैंने बनाया है क्या, ट्राइट, हाँ ये सर वेंडर असेसमेंट पोर्टल मैंने बनाया है, इस पे मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं की हैं। तो जो भी आपको असेसमेंट डिफाइन होगी ना वो आपके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और वो असेसमेंट आपको मतलब फिर वो उसके आंसर देने पड़ेंगे और एज एन प्राइमरी कॉन्टैक्ट वो सबमिट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये होता ठीक है वेंडर पोर्टल का। और जैसे ही आप वो डिफाइन करोगे ना तो वो रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा सिस्टम में, ठीक है। और वो सिस्टम में जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो उस सिस्टम ऑटोमेटिकली उनके आंसर के बेसिस पे रिस्क डिफाइन कर देगा, भाई इस वेंडर के साथ अगर हम जानते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के 80% रिस्क है, इसके साथ 20% रिस्क है, इसके साथ 85% रिस्क है या 90% रिस्क है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिस्क हमारे लिए डिसीजन, कंपनी के लिए मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है कि भाई वो किस वेंडर के साथ फाइनलाइज करे अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। है। हाँ तो ये पूरा प्रोसेस एक मैंने वेंडर पर्सपेक्टिव में समझाया, लेकिन इसका रिस्क और में होता है, जैसे ऑडिट मैनेजमेंट हो गया, उसमें भी रिस्क हम कर देखते हैं, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, है ना। और कंप्लाइंसेस में भी होता है पॉलिसी एंड कंप्लाइंसेस। अब पॉलिसी में कैसे हो गया कि एक कंपनी है ग्लोबली काम कर रही है 120 कंट्रीज में, हर कंट्री के अलग अलग लॉ हैं, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बेसिस पे कौन पॉलिसी के लिए मतलब पॉलिसी कितनी लोग उसका पालन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक मॉड्यूल होता है, मैं आपको दिखा दूँ, पॉलिसी कंप्लाइंसेस करके होते हैं, जिसमें कंपनी की सारी पॉलिसीज पड़ी होती हैं। अब पॉलिसी में एक्सेप्शंस भी होते हैं, पॉलिसी कंप्लाइंसेस ये है, तो पॉलिसी पॉलिसी वेयर इज इट, देखो मैंने पॉलिसी के लिए भी एक डैशबोर्ड बनाया था कि भाई हाँ पॉलिसी ओवरव्यू यहाँ से देख सकता है इंसान कि हमारी कितनी पॉलिसीज चल रही हैं, कंट्रोल कंप्लाइंसेस इतने हैं हमारे पास, कंट्रोल डिटेल्स ये हैं, कंप्लाइंसेस स्कोर बाय डिपार्टमेंट हम चेक कर सकते हैं, भाई कौन से डिपार्टमेंट में, फाइनेंस में कितना है, सेल्स में कितना है ना, डेवलपमेंट में कितना है। तो वही सारी चीज़ें हैं सर। ये बाकी ब्रॉड आप कहेंगे तो इस पे हम एक सेपरेट सेशन ले लेंगे GRC पे, नहीं, लेकिन आपने वीडियो बनाई हुई है, मैं एक बार वीडियो को रिव्यू कर लूंगा ना, आपने जो हाँ वीडियो बनाई हुई हाँ है यूट्यूब पे, मैं उसको देख लूंगा, हाँ आप अंडरस्टैंडिंग उसको, मिलेगी उसके बाद। हाँ उसके बाद हम देख लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, मैं क्या कर रहा था सर, GRC में चला गया, उससे पहले हम क्या EY एक्शन हम बात कर रहे थे शायद, है ना। तो एक्शन कंप्लीट। हाँ तो EY एक्शन सर समझ आ गया ना आपको, हमें कोई लिंक बनाना हो या बटन बनाना हो, है ना, जैसे बना आगे समझ। हाँ मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया, EY बटन एक्शन जो भी बनाना है। अब हम आ जाते हैं, अब जैसे सर हमें कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो मैसेज डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, या हमें कोई एडिशनल स्क्रिप्ट लिखनी है, अभी तो मैंने इस बटन पे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, ये कोई एक्शन बिहेव ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन उस बटन पे अब हम डेटा सेव कराएंगे तो सेव कराने के लिए यहाँ पे 2 लाइन का हमें कोड लिखना पड़ेगा, जिस भी टेबल में सेव कराना है इंसिडेंट में, और वो सेव करा देगा सर, ठीक है। तो ये EY एक्शन के पर्सपेक्टिव से हो गया। अब हम बात करते हैं बिजनेस रूल की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्विस नाउ में, ये भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है। बिजनेस रूल कब एक्शन में आता है सर, बिजनेस रूल एक्शन में आता है
जब हमें कोई भी डेटा टेबल में इंसर्ट, अपडेट या डिलीट या क्वेरीड करना हो, अगर ये 4 चीजें हो रही हैं देन बिजनेस रूल लाइट में आता है। व्हेन द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, अपडेटेड, डिलीटेड और क्वेरीड देन बिजनेस रूल सर लाइट में आएगा, काम करेगा। अब बिजनेस रूल का काम क्या होता है सर? बिजनेस रूल का काम होता है 2-3 टाइप के बिजनेस रूल होते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ बिजनेस रूल। प्रिवेंट, मैं देखता हूँ सर इंसिडेंट टेबल पे अगर कोई चल रहा हो बिजनेस रूल तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉलर कॉलर कॉलर, इसमें मैं चाइल्ड वाला आपको दिखाना चाहता था, अगर वो इसमें है कि नहीं है। हाँ चलो इंसिडेंट रीओपन वाला दिखा देता हूँ मैं आपको कि इंसिडेंट रीओपन कैसे हो रहा है। अब जैसे सर वो इंसिडेंट आपने कोई इंसिडेंट रेज किया, वो किसी इंसिडेंट कस्टमर ने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है सर। अब भाई जब रिजॉल्व सेटिस्फाइड नहीं है रेजोल्यूशन से, हम सेटिस्फाइड नहीं है रेजोल्यूशन से, देन क्या करेगा कि भाई कस्टमर रीओपन करना है। अब वो रीओपन वाली जो फंक्शनैलिटी डिफाइन हो रही है ना, तो अब वो बटन, अब रीओपन का तो बटन होगा उसके पास, जो कैसे बनेगा, यूआई एक्शन से बनेगा, ठीक है। अब उस बटन को सर, वो उस बटन के बिहेवियर पे इंसिडेंट स्टेट भी तो चेंज होनी चाहिए ना, कि भाई इंसिडेंट स्टेट चेंज होके क्लोज से डायरेक्ट न्यू या ओपन या एक्टिव स्टेट में आ जाए, है ना। तो उसके लिए हमने क्या एक बिजनेस रूल बना दिया इंसिडेंट रीओपन के नाम से, जो कब होगा मैंने आपको बताया 3-4 टाइप के बिजनेस रूल होते हैं, ये कंडीशन होती है, बिफोर बिजनेस रूल, आफ्टर बिजनेस रूल, असिंक बिजनेस रूल और डिस्प्ले बिजनेस रूल, ठीक है सर। ये जो है ये बिफोर है, बिफोर बिजनेस रूल है। ये बिजनेस रूल ट्रिगर होने से पहले कंडीशन वेरीफाई करेगा कि भाई जो एक्टिव है वो फॉल्स है कि नहीं है। एक्टिव फॉल्स मींस कि वो इंसिडेंट क्लोज स्टेट में है, फॉल्स स्टेट में है कि नहीं है, तभी तो रीओपन होगा वो। तो यहाँ पे ये कंडीशन मैट कर दी। मैंने आपको क्या बताया था कि बिजनेस रूल कब ट्रिगर होता है? ये तब होगा जब फॉर्म क्रिएट करेंगे, ये सब चीजें डिफाइन करेंगे हम। हाँ जी एग्जैक्टली सर, ये एक्शन करेगा। मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस रूल कब एक्शन में आएगा, जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा या क्वेरी होगा। देखिए इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्वेरी, इन चारों में से कोई एक्शन आएगी देन हम इसको करेंगे। अब इन्होंने ये डिफाइन किया अपडेट पे, है ना, इंसर्ट पे नहीं है, अपडेट पे डिफाइन किया है। कौन सा बिजनेस रूल है? बिफोर बिजनेस रूल है। कंडीशन डिफाइन कर दी एक्टिव इज ट्रू, ठीक है। अभी एक्शन क्या लेगा? एक्शन क्या, अगर ये कंडीशन मैट हो गई सर, तो ये एक्शन क्या लेगा? इसको ट्रू कर देगा। एक्शन क्या कर देगा? उसको रीओपन करने के लिए एक्टिव उसको ट्रू कर देगा, मतलब स्टेट चेंज कर देगा उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, करंट इंसिडेंट स्टेट इज क्लोज, देन करंट इंसिडेंट स्टेट इज नॉट क्लोज टू कैंसल, ये नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन मैट होनी चाहिए, ठीक है। और ये इसको एक्टिव कर देगा। एक्टिव मतलब कि इसको ये रीओपन कर देगा इंसिडेंट को। और अगर आप इसको कोई मैसेज शो करना चाहते हैं तो आप ऐड मैसेज पे क्लिक करके यहाँ पे मैसेज भी शो कर सकते हैं उसको, मैसेज इन द सेंस कि ओपन हो जाएगा तो एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ जी सिंपल सा है कि जब ओपन हो जाएगा तो उनको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे हाय या बस जो भी डाल दो, हाय इंसिडेंट इज ओपन, वट जो भी डालना कुछ भी, हाँ है ना, दिस इज एक्नॉलेज, हाँ जैसे, हाँ बस वही है, सिंपल सा है। तो ये हो गया इंसिडेंट पर्सपेक्टिव से सर, ठीक है। सॉरी सर, एक मिनट पानी पी लूं जरा। ऐसे ही सर अब हमारे पास आ जाता है, ये कंडीशन समझ गए ना, इंसिडेंट बिजनेस रूल कब ट्रिगर हो रहा है? जब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और क्वेरीड है। और कंडीशन क्या होगी? बिफोर, आफ्टर, असिंक और डिस्प्ले। वो हमारे ऊपर की, मतलब कोई भी डेटाबेस ऑपरेशन होने से पहले, बिफोर मीन्स पहले हो जाएगा वो ट्रिगर, आफ्टर मीन्स कोई एक्शन होने के बाद में होगा, असिंक एक शेड्यूल टाइम में, डिस्प्ले में अगर हमें को डिस्प्ले कराना होता है देन होता है, ठीक है सर। ये बिजनेस रूल क्लियर हुआ सर आपको? अगर अब बिजनेस रूल का मैं एक और सिनेरियो देने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे सर, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आई कि हमें चाइल्ड टिकट बनाने हैं सर, कि एक पेरेंट इंसिडेंट है उसके अंदर चाइल्ड इंसिडेंट ट्रिगर हो जाए एक सर्टेन कंडीशन मैट होने पे, तब भी फिर बिजनेस रूल उसमें आता है, लाइट में आता है। फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे? कंडीशन डिफाइन कर देंगे
और हम एक इंसिडेंट क्रिएट कर देंगे बिजनेस रूल के थ्रू, चाइल्ड इंसिडेंट। ठीक है सर? ठीक है। हाँ, अभी बिजनेस रूल क्लियर हो गया, यूआई पॉलिसी हो गया, यूआई एक्शन हो गया। अब मैं क्या, हाँ अब आ जाते हैं, एक एक चीज़ इसमें रह गई है, जो स्क्रिप्ट इंक्लूड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप स्क्रिप्ट इंक्लूड देखेंगे, स्क्रिप्ट इंक्लूड एक ये क्या होता है एक्चुअली, स्क्रिप्ट इंक्लूड सर पीस ऑफ कोड, मान लीजिए इसकी सिंपल सी डेफिनेशन कि पीस ऑफ कोड विच इज़ रीयूजेबल, कि मतलब एक स्क्रिप्ट इंक्लूड को हम कई जगह रीयूज कर सकते हैं सर। एक ऐसी ही यूआई स्क्रिप्ट भी होती है, यूआई स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट इंक्लूड मोस्टली सिमिलर होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। पहले स्क्रिप्ट इंक्लूड ओपन करके मैं कोई बता देता हूँ आपको, जैसे ये मैंने ये स्क्रिप्ट इंक्लूड लेके चल रहा हूँ। अब इस कोड को क्या है, ये बेस एजेक्स प्रोसेसर क्लास दैट अदर एजेक्स प्रोसेसर एक्सटेंडेड। ठीक है, तो हमने जो भी इसमें कोड लिखा है सर, इस कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि इस स्क्रिप्ट इंक्लूड को मुझे कॉल करना है अपने बिजनेस रूल में, तो मैं इस स्क्रिप्ट इंक्लूड को वहाँ पे कॉल कर लूँगा अपने बिजनेस रूल में। ठीक है सर, तो इसका सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि स्क्रिप्ट इंक्लूड के कोड को हम रीयूजेबल होता है, इसको हम रीयूज कर सकते हैं कई जगह, मल्टीपल थिंग्स, और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, क्लियर है? हेलो मनोज जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज चली गई थी, अब आ रही है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, ये स्क्रिप्ट इंक्लूड क्लियर है सर आपको? सर आपकी आवाज चली गई थी, आपको दोबारा अच्छा से अच्छा, सॉरी, मैं आपको सुन नहीं 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 पाया था, आपकी नहीं, आवाज चली। अच्छा मैं कह रहा था आपने स्क्रिप्ट, यहाँ तक सुना था मुझे, इस इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, हाँ उसके बाद आवाज चली हाँ गई। हाँ सर, ये मल्टीपल मतलब स्क्रिप्ट इंक्लूड को हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसका जो कोड होता है वो रीयूजेबल होता है, मतलब हम एक बार हमने स्क्रिप्ट इंक्लूड लिख दी और अगर हमें रिक्वायरमेंट उसको 2-3 जगह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्क्रिप्ट इंक्लूड के पर्सपेक्टिव से। जैसे हमें स्क्रिप्ट इंक्लूड की डिमांड है कि भाई हमें यूआई बटन में इसकी जरूरत पड़ रही है, यूआई एक्शन में हमें कॉल करानी है, या फिर बिजनेस रूल में कॉल करानी है, तो हम इसको करा सकते हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड को कॉल। ठीक है सर, ठीक है। तो स्क्रिप्ट इंक्लूड हो गया। सो स्क्रिप्टिंग तो सर हमने मोस्टली सारी कवर कर लिया है यहाँ पे, और बाकी जो स्क्रिप्टिंग यूज होती एक है, क्वेश्चन है सर यहाँ पे, जो एक क्वेश्चन है, जो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है, ये सिस्टम डिफाइंड स्क्रिप्ट होती है या मैन्युअली लिखी हुई है किसी ने? ये सर मैनुअली लिखी हुई होती है, सिस्टम डिफाइन नहीं होती वो, तो सर हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें लिखनी पड़ती है। जैसे हमारे पास जो भी कंडीशंस अच्छा। हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, लिखनी पड़ती है। कुछ हमारे पास सिस्टम की ग्लोबल स्क्रिप्ट्स होती हैं जो ऑलरेडी जब आप सर्विस नाउ पे वर्क कर रहे होते हो तो वो आती हैं, मतलब सर्विस नाउ के प्लगइन्स में होती हैं, जो उनकी बेसिक फंक्शनैलिटी को डिफाइन करती हैं, हाँ बेसिक हो। बेसिक को। लेकिन अगर मोस्टली क्या होता है सर, हमें कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन तो करनी पड़ती है, कोई भी अपने हिसाब से तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देगा नहीं। हमारी जॉब ही यही है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को मॉडिफाई करना, कस्टमाइज करना अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम क्लियर हो चुके हैं जनरल सारी चीज़ों से। अब एक चीज़ जो आपने एज एन मैनेजर, अब मैं थोड़ा सा आपके हाई लेवल पे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों चीज़ों पे मैनेजमेंट लेवल पे चल रहा हूँ। आप आर्किटेक्ट हैं या मैनेजर हैं कहीं पे, तो आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी कि भाई आपको इंस्टेंस का बजट मेंटेन करके चलना होता है ना? अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, आर्किटेक्ट और मैनेजर में डिफरेंस क्या हो जाता है? आर्किटेक्ट होता है जो फंक्शन, जो टेक्निकल साइड भी देखता है, हाउएवर जो मैनेजर होगा वो अपना सिर्फ फंक्शनल साइड देखेगा। हाँ सही कह जी, रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आर्किटेक्ट होता है सर मोस्टली, कोई भी नई रिक्वायरमेंट आई, कोई भी मॉड्यूल आपने नया, आपकी रिक्वायरमेंट आई कि आपने जीआरसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आर्किटेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, उसका पूरा रोड मैप आर्किटेक्ट डिजाइन करेगा, कैसे कैसे कौन से प्लगइन इंस्टॉल डिजाइनिंग, कर रहे हैं, हाँ हाँ वो सारी चीजें आर्किटेक्ट का काम डिजाइनिंग है। फेज से लेके इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन में अप्रूवल लेने तक, उसके बाद वो उसको डिफाइन करके प्रेजेंट करके जब अप्रूवल आ जाता है उस पर काम करना शुरू कराएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, यही चीज है। ठीक है। ठीक है, अब सर आ जाते हैं, मैं हाँ, तो एज एन मैनेजर मैं आपको बता रहा था कि आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने बजट मेंटेन करना होता है, क्योंकि सब्सक्रिप्ट सर्विस नाउ में क्या होता है, लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर होता है सर, पर लाइसेंस पर यूजर कॉस्ट होती है। जैसे आई टी एस एम का मोस्टली अराउंड
$70-80 था 1-2 साल पहले तक, अभी मुझे पता नहीं, वो कंपनी टू कंपनी टाइप पे मैटर करता है कि वही कंपनी सर्विस, टू कंपनी, सेकेंडली कितना यूसेज है उस हिसाब हाँ से उस हिसाब प्राइसिंग से करता है। वेरीज करता है। हाँ, तो एज एन मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर को प्रॉपर मेंटेन करना। अब इसमें होगा नहीं, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस है, वैसे होता है एक सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट करके आता है, यहाँ पे आपको सारा पता चलेगा। सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, हाँ ये है सर। तो ये काम मैनेजर का होता है, ये काम आर्किटेक्ट का होता है? नहीं नहीं, मैनेजर का होता है, ये मैनेजर ही करेगा मैनेजर मैनेजर का। का। हाँ, आर्किट कॉस्टिंग वाला काम मैनेजर का। कॉस्टिंग मैनेजर करेगा मेंटेन। इवन सर्विस नाउ की तो ठीक है। कॉस्टिंग करेगा ही, अपनी जो टीम में बंदे होते हैं, अब जैसे आपके पास 5 रिसोर्स आप यूज कर रहे हो, उसमें से 2 बंदे 24/7 इंसिडेंट्स देखते हैं, है ना, वो एफटी काउंट की जो प्राइसिंग, एफटी काउंट की प्राइसिंग जो देखते हैं किस हिसाब से कितने 24/7 काम करेगा, ऑन कॉल होगा, 16x5 काम हाँ करेगा, एग्जैक्टली उसकी एग्जैक्टली, प्राइसिंग डिफर कर जाती उसका हाँ उसकी प्राइसिंग डिफर कर है। जाती है। तो ये सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट में सर क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट में यहाँ पे, ये तो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस है इसीलिए कुछ दिख नहीं रहा है, अगर ये कंपनी का इंस्टेंस होगा तो यहाँ पे आपको एलोकेटेड लाइसेंस कितने आपने एलोकेट किए हैं वो शो होंगे, सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है आपका वो शो होगा, कितने अनएलोकेटेड हैं वो दिखेगा। तो ये पूरा डैशबोर्ड अपने अकॉर्डिंगली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी मैंने अनमैप में दिखा दिया है, ये अनमैप है। तो यही है सर सब्सक्रिप्शन, बतौर सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ये आपने मैनेज करना होता है, ठीक है। तो ठीक है। अभी आ जाते हैं, अब सर क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं कि इंटरव्यू को पर्सपेक्टिव में क्या पूछेगा आपसे। इंटरव्यू अगर जब होगा सर, तो बेसिक तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये पूछ सकते हैं, लेकिन आपके लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे, बड़े लेवल पे जनरली ये चीज़ अवॉइड करके वो आपसे पूछेंगे कि आपने इम्प्लीमेंटेशन कैसे की थी, मतलब आपके क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, आप इम्प्लीमेंटेशन के किस फेज़ में थे, टेस्टिंग आपने कैसे की थी, है ना, कैसे इंस्टेंस होते हैं, तो वो चीज़ें। ये पूछा था, टेस्टिंग वाला पूछा था मुझसे हाँ, जब एक इंटरव्यू बताऊंगा। अब टेस्टिंग वाला अगर आपने कहा है तो मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। टेस्टिंग में क्या होता है, जनरली सर्विस नाउ एक अपना ऑटोमेटेड टेस्ट फ्रेमवर्क आता है, जिसे ATF बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं हम ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जनरली एक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें भाई जैसे एक आप मैनेजर हैं, आपके पास 5 रिसोर्स हैं, 5 में से 2 आपने अलाइन कर दिए गए जो इंसिडेंट्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, 2 बंदे आपके डेवलपर हैं जो आपके पास जो नई इम्प्लीमेंटेशन, नई रिक्वायरमेंट आ रही है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेवलपमेंट इंस्टेंस में, देन प्रमोटिंग फॉर द टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। अब एक बंदे आया, एक लड़की आपने रखी है, लड़की या लड़का जो भी रिसोर्स है आपका, वो आपने रखा है टेस्टिंग के लिए कि भाई वो बंदे का काम है कि जो भी डेवलपर ने टेस्ट किया है उसको टेस्ट करना, या फिर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने कुछ एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी में मॉडिफिकेशन की है तो उसको टेस्ट करना कि भाई फंक्शनलिटी उस हिसाब से प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो उन 5 रिसोर्सेज के साथ मिलके एज एन मैनेजर आपने काम करना होता है, ये इंटरनल आपका काम हो गया। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ये होगी कि आप ब्रिज हो गए एक तरीके से कस्टमर के साथ, आप कस्टमर फेस हो गए, कस्टमर के साथ आपकी डेली वीकली मीटिंग्स होंगी और उन और टीम तक अपनी बात को पहुंचाने का एक माध्यम होंगे आप कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है, कब तक कंप्लीट करना है, क्या करना है। छोटा क्वेश्चन है मेरा सर यहाँ पे आपसे, जी, छोटा क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे, जो भी हम कुछ चेंजेस करते हैं फॉर्म में, एक प्रोड आवर्स हो गए थे, नॉन प्रोड आवर्स हो गए, नॉन प्रोडक्शन आवर्स हो गए, जो भी हम चेंजेस करते हैं, कस्टमर ने बोला मुझे ये चेंजेस चाहिए, एक चेंज प्रोसेस के थ्रू जाता होगा, ये तो कंफर्म्ड है। जी सर, विदाउट चेंज प्रोसेस तो नहीं जाए, जी कैप कॉल में हमने चेंज रिस्क करा, कैप कॉल में प्रेजेंट करा, कैप अप्रूव हुआ, उसके बाद जो भी हम चेंज करते हैं क्या ऑफ आवर्स में करते हैं या प्रोडक्शन आवर्स में भी कर सकते हैं, या वीकेंड में ही हम करते हैं, या शाम को मतलब नहीं कि 8 बजे के बाद 10 बजे के बाद ही करते हैं नहीं सर, चेंजेस हम नहीं सर, किसी भी हम फॉर्म? सर्विस नाउ की सबसे अच्छी बात ये है कि हम इसमें कर तो कभी भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, हम अपडेट सेट से कनेक्शन बना देते हैं। जनरली प्रोसेस क्या होता है कि जैसे आपने चेंज साइकिल तो आपको पता ही है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हाँ, जो भी चेंज स्टार्ट होता है वो हुआ डेवलपमेंट इंस्टेंस पे किया चेंज, ठीक है, डेवलपर्स ने अपनी नॉर्मल सी टेस्टिंग करके उस चेंज को प्रमोट किया टेस्ट इंस्टेंस पे, ठीक है सर। टेस्ट इंस्टेंस पे प्रमोट कैसे करते हैं, वो करते हैं अपडेट सेट के थ्रू सर। ये मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो लास्ट सेशन में, अपडेट सेट सर। अच्छा, अपडेट सेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपडेट सेट जो भी हम कस्टमाइजेशन करते हैं ना वो हम अपडेट सेट में कैप्चर करते हैं। ये अपडेट सेट आ गया ना सर, लोकल अपडेट सेट। अगर हम जो भी कस्टमाइजेशन अभी हमने किया वो हमारी डिफॉल्ट अपडेट सेट में हुआ था, अगर हम कोई भी कस्टमाइजेशन करेंगे
तो हम अपडेट सेट में कैप्चर करेंगे और उस अपडेट सेट का हम अपडेट कनेक्शन मतलब एक यूएटी इंस्टेंस से डेवलपर का इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब कनेक्शन डिफाइन कर देते हैं और टेस्टिंग इन्वायरमेंट का यूएटी इंस्टेंस का प्रोडक्शन के साथ। तो पहले हम डेवलपमेंट से जो भी चीज़ लेके जाएंगे यूएटी पे वहाँ पे कमिट करेंगे, ठीक है। वो हम कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई हमें प्रोडक्शन आवर और उसकी ज़रूरत नहीं होती, किसी टाइम कर दो क्योंकि डेवलपर से यूएटी पे जा रहा है। जब हम यूएटी इंस्टेंस से प्रोडक्शन पे लेके जाते हैं तो जनरली प्रैक्टिस ये होती है कि हम अजाइल मेथोडोलॉजी आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं, है ना। पीएमपी सर्टिफाइड होते हैं मोस्टली मैनेजर, अजाइल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। जनरली फ्राइडे को वो अपनी रखते हैं, प्रोडक्शन रिलीज रखते हैं फ्राइडे को। अब जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्टरनेटिव फ्राइडे रखते हैं हम, एक फ्राइडे छोड़ के दूसरे फ्राइडे को रिलीज होती है। तो उस 15 दिन के ड्यूरेशन में जो भी डेवलपर्स ने, अब मेरे में जैसे 20 डेवलपर काम कर रहे हैं, उनके कम से कम 50-60 अपडेट सेट इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो जो मैनेजर होता है उसका काम ये होता है, मैनेजर या जो आर्किटेक्ट, जो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर डिप्लॉय करता है, किसी में आर्किटेक्ट करता है। तो आर्किटेक्ट का काम ये होता है कि भाई वो बंदा सारे लोगों से स्टोरी लेगा। इसमें एक मॉड्यूल होता है ITBM, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें डिमांड क्रिएट होती है, फिर उसमें स्टोरी बनती है, उन स्टोरी के अगेंस्ट अपडेट सेट बनता है। तो वो स्टोरी नंबर लेके सारे अपडेट सेट को कमिट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आर्किटेक्ट की। अगर उस अपडेट सेट को कमिट करते समय कुछ कोलिजन वगैरह आ रहे हैं तो उस कंसर्न पर्सन जिसने वो अपडेट सेट पे काम किया है उससे कंसल्ट करके उसको फाइनल यूएटी पे प्रमोट करना। तो ये होता है मोस्टली फ्राइडे को, लेकिन हम कर कभी भी सकते हैं, इमरजेंसी केस में तो कभी कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इसका। अब जैसे मेरे पास मैंने अभी कल किया था, मेरी रिलीज थी कल, मेरी ऑफिस की रिलीज थी। तो मैंने कल अपने कुछ अपडेट सेट थे जो मैंने कल किए, लेकिन एक हमारा प्रोजेक्ट है वो गो लाइव होना है। तो भाई हमारे पास वो यूरोप के बाहर के लोग बंदे हैं, तो उनका नहीं भाई हमें तो वीकडेज में इनको रिलीज कराना है। तो मंडे के लिए मैंने स्पेशल रिलीज क्रिएट की है, तो मंडे को हम स्पेशल रिलीज में वो उसको लाइव करेंगे तो कस्टमर डिपेंड करता है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें तो क्या ही प्रॉब्लम है, कस्टमर को डिपेंड करता है, हम तो कभी भी कर दें। बट ये ना मेरा कंसर्न ये था कि जैसे कि वर्किंग आवर्स में तो लेटेंसी आने का ज्यादा चांसेस होते हैं। नहीं इसमें ऐसे लेटेंसी नहीं सर, इसमें इस प्लेटफॉर्म की यही खासियत है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आपको इन सर्विस नाउ में। अच्छा। हाँ लेटेंसी इसकी, क्योंकि इनकी सपोर्ट जो है ना बहुत अच्छी है सर, सर्विस नाउ वालों की बहुत अच्छी सपोर्ट। अच्छा। मतलब इन सेंस कि अगर इनकेस मान लो कि आप पे कुछ गड़बड़ भी हो गया डिप्लॉय करते समय, पूरा आपका इंस्टेंस क्रैश भी हो गया, तो सर्विस नाउ वाले इसकी 3 कॉपी मैनेज करके रखते हैं आपके इंस्टेंस की। विद इन 1 आवर तो बहुत है, विद इन हाफ एन आवर आपका रिस्टोर कर देंगे वो इंस्टेंस। इनके पास डेटा सिक्योरिटी सबसे तगड़ी होती है, डेटा सिक्योरिटी इतनी अच्छी होती है आप कुछ लॉस्ट कर ही नहीं सकते हैं। आपने अपना इंस्टेंस अपग्रेड कर लिया सपोज करो और कुछ प्रॉब्लम आ गई, सर्विस नाउ वालों के पास वो आपके पास इतने 2 इंस्टेंस की कॉपी रखते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ही ना हो। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे अभी मेरे पास सैन डिएगो में कुछ इशू आ गया था, है ना, मैंने कहा ये सैन डिएगो में आया है, उसने कहा भाई मैंने उस बंदे को पुरानी कॉपी मांग ली अपनी इंस्टेंस की, तो वो पुराने कॉपी पे हमने कंपैरिजन भी कर सकते हैं भाई, प्रीवियसली ये फंक्शनलिटी आफ्टर द अपग्रेड ये बिहेवियर हो गया इसका, है ना। तो आप सोचो उनका कितना तगड़ा हिसाब किताब होगा सर्विस नाउ वालों का। तो डेटा के मामले में इनसे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपडेट सेट, समझ में आ गया ना सर, कि अगर हमें कोई भी चीज़ मूव करनी है ना, अब एनी कस्टमाइजेशन इफ यू वांट टू प्रमोट फ्रॉम डेवलपमेंट इंस्टेंस to production, there is a cycle. Like first we need to promote from development instance to the UAT instance, after that from UAT to the production as per the release. ये साइकिल है पूरा। अब मैं बात, है ना, अब स्क्रिप्टिंग हो गई सर, फंडे क्लियर हो गए, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट मैंने बता दिया, बीच में हमने जीआरसी भी कर लिया। अभी मैं क्या स्किप कर रहा हूँ, हाँ एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, जो टेबल होते हैं ना सर सर्विस नाउ में, वो टेबल भी पेबल होते हैं, मतलब कि सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आपको टेबल्स मिलते हैं, कुछ कस्टम टेबल्स, और ग्लोबल टेबल को तो यूज़ करते ही हैं हम। तो मतलब एक जनरल प्रैक्टिस ये कहती है कि हमें ज़्यादा कस्टम टेबल्स नहीं बनाने चाहिए। ये आपके मैनेजमेंट लेवल पे जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई कस्टम हमें टेबल्स का बनाने का आइडिया ठीक रहता है, कि जब हमारा काम नहीं चल रहा है देन वी विल प्रेफर कि हमें बनाना ही बनाना है कस्टम टेबल। अगर कैसे भी बिना कस्टम टेबल बनाए काम चल रहा है देन हम यूज़ करेंगे जो हमारे पास स्कोप की टेबल्स पड़ी हुई हैं उन पर, ठीक है।
अब मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ITSM की सर सारी लाइफ साइकिल तो आपने हमने पढ़ी हुई थी ना, इंसिडेंट से कैसे प्रॉब्लम बन रही है, फिर प्रॉब्लम से कैसे चेंज में जा रहे हैं, है ना। हाँ हाँ बोलिए। अब जैसे कि मैं इसी को एग्जांपल लेके एक बार वो भी रिवाइज कर देता हूँ कि ईमेल, ये इंसिडेंट है। अब ईमेल सर्वर इज डाउन, और सपोज करो ये इंसिडेंट सर मेरे पास 5-7 लोगों से आ रहा है, तो हम इस इंसिडेंट को कन्वर्ट कर देंगे प्रॉब्लम में, उसका रूट कॉज जानने के लिए, प्रॉब्लम टिकट, है ना। प्रॉब्लम टिकट हो जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ये वाली, ठीक है सर। अब ये एक्सेस स्टेट में जाएगा या जो भी कंडीशन होगी, और प्रॉब्लम के साथ हमें जैसे पता चला सर कि इसमें कौन सा इंसिडेंट इम्पैक्टेड हुआ था। ये प्रॉब्लम की पूरी लाइफ साइकिल होती है, न्यू, ठीक है, एसेस, रूट कॉज एनालिसिस, फिक्स इन प्रोग्रेस और रिजॉल्व, ठीक है सर। तो ये असाइन टू मांग रहा है, इसको दिया नहीं है। ये काफी सारे इंसिडेंट क्रिएट हो जाते हैं, तो एक पेरेंट इंसिडेंट बना देते हैं, बाकी सबको चाइल्ड इंसिडेंट बना के काम कर लेते हैं। हाँ जी एग्जैक्टली सर, बाकी को चाइल्ड इंसिडेंट बना के काम कर देते हैं। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको मैंने ये प्रॉब्लम बना दी, प्रॉब्लम ये एक्सेस स्टेट में चली गई, यहाँ पे कंफर्म कर दिया, तो ये रूट कॉज एनालिसिस हो गई, इस पे फिक्स कर दिया मैंने, तो ये फिक्स हो जाएगी। अभी फिक्स के लिए फील्ड मैंडेटरी है ना। हाँ, अब ये फील्ड रेसोल्यूशन में या एनालिसिस में डाके मैं कुछ भी डाल दूंगा यहाँ पे, और रेसोल्यूशन में जैसे मैंने कुछ डाल दिया, तो ये रिजॉल्व हो जाएगी, मतलब प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। अगर इन केस अब प्रॉब्लम को चाहिए कि नहीं भाई मुझे चेंज इंप्लीमेंट करना है कि भाई सर्वर पे स्पेस कम है, तो क्या करेंगे हम, इसको प्रॉब्लम को चेंज कर देंगे, नॉर्मल चेंज, स्टैंडर्ड चेंज, इमरजेंसी चेंज। सर्विस नाउ में 3 टाइप के चेंजेस होते हैं सर, है ना। तो ये तो नॉर्मली लाइफ साइकिल है सर, है ना। इसको हमने चेंज में इम्प्लीमेंट कर दिया। अगर इसको हम चेंज में कर देंगे तो ये चेंज की लाइफ साइकिल को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, न्यू, एक्सेस, अथॉराइज, शेड्यूल, इम्प्लीमेंट और रिव्यू एंड क्लोज, ठीक है सर। ये जनरल ITIL की लाइफ साइकिल होती है कि ऐसे ही चल रहा है, वो हर एक टूल में ऐसे ही चलती है। तो ये हो गया सर ITIL पर्सपेक्टिव के एंड से। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है सर विद रिस्पेक्ट टू ITSM और CSM, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, स्क्रिप्टिंग हमने कवर कर ली है, कोई आपको क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए, फिर हम एक सेपरेट सेशन ले लेंगे GRC पे या ह्यूमन रिसोर्स पे, और फिर आप थोड़ा सा। ठीक, क्वेश्चन मेरा ये है, आपने बोला ITSM और CSM, तो ITSM CSM में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या दोनों डिफरेंशिएशन किस लेवल पर है? देखो सर इसमें आपने जो बताया वो तो मैं समझ में आ गया, मुझे जो आपने मुझे बताया वो मुझे समझ में आ गया, बट मुझे कैसे पता कौन सा पार्ट ITSM कौन सा पार्ट CSM का है? अच्छा, एज एन इंस्टेंस में आपको पता करना है कौन सा पार्ट ITSM है, कौन सा पार्ट वो है CSM का है। नहीं, मैं एक इंटरव्यू प्रोस्पेक्ट से पूछ रहा हूँ। अगर अच्छा, मुझसे इंटरव्यू पूछता है कि तुम अपनी इस पे हाँ, तो मतलब तुमने किस किस में, मतलब ITSM पे काम, CSM पे काम, GRC पे काम करा है, मैंने HRSD पे काम करा है। HRSD तो एक बिल्कुल डोमेन ही अलग है, जो समथिंग विच इज रिलेटेड टू HR को प्रोस्पेक्ट हो गया, किसी की ज्वाइनिंग हो गया, किसी के रिलीज हो गया, किसने कोई टिकट खोली हुई है, किसने कोई इंस्टेंस खोला हुआ है कि हाँ कुछ पे कोई इशू आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको लेके वो तुम्हें समझ में आ गया। ITSM में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेजमेंट, तो ये हो गया मेरे हिसाब से, जो चेंज मैनेजमेंट हो गया, इंसिडेंट मैनेजमेंट हो गया, या प्रॉब्लम मैनेजमेंट हो गया, टिकटिंग इश्यूज हो गए, ये ITSM का पार्ट है। CSM का पार्ट क्या होता है? मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। CSM देखिए सर, जो अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रहा है कोई CSM और ITSM में क्या डिफरेंस होता है, तो फर्स्ट डिफरेंस जो आपने बताना वो था कॉस्टिंग स्ट्रक्चर का, कि CSM की कॉस्टिंग ITSM से हमेशा $10-15 ज़्यादा रहती है, $20 भी ज़्यादा रहती है। तो CSM ऑलवेज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ITSM। नाउ अनदर डिफरेंस इज दिस, कि जो CSM होता है उसमें रिलेशनशिप एज मच बेटर डिफाइन होती है एज कम्पेयर टू ITSM। ITSM में नॉर्मल साइकिल हो गई, इंसिडेंट, CSM इंसिडेंट, प्रॉब्लम और चेंज हमने चला दिया, ठीक है। बट CSM में कस्टमर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप होता है, कंपनी का रिलेशनशिप होता है, वो बहुत अच्छे से डिफाइन होता है, मल्टीपल रिलेशनशिप स्ट्रक्चर पे चलता है ये CSM। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कस्टमर में आता है इंस्टीड ऑफ द इंसिडेंट, CSM में आ जाता है केस मैनेजमेंट। मेरे इस इंस्टॉल पे CSM इंस्टॉल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। केस मैनेजमेंट, ये तो HR का है, मैंने HR इंस्टॉल कर रखा है इसमें। अभी केस मैनेजमेंट नहीं है सर मेरे में, है ना, क्योंकि मैंने CSM इंस्टॉल नहीं किया है अभी प्लगइन इसका। तो आइडिया दे दीजिए, हाँ, तो केस मैनेजमेंट होता है, जैसे केस मैनेजमेंट की आपके पास 50 कस्टमर हैं सर, ठीक है।
मैंने जो सीएसएम इम्प्लीमेंट किया था एक अभी कंपनी के लिए, उसका सिनेरियो देता हूँ आपको कि भाई मेरे पास एक त्रिगुमा सॉल्यूशन, सपोज मेरी कंपनी है, मेरे पास 50 कस्टमर्स हैं, है ना, और वो 50 कस्टमर्स अलग अलग रीजन से हैं, कोई एपैक रीजन से है, कोई लेटम रीजन से है, कोई नॉर्थ अमेरिका से है, ग्लोबली काम कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि उस बंदे ने एक केस डाला मेरे पास। जैसे मेरे पास था एनसीसी कस्टमर था, तो उसका एक केस आया कि मुझे हार्डवेयर रिप्लेस कराना है, रैम रिप्लेस करानी है अपने कुछ सिस्टम्स की, है ना, और वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। अब एनसीसी का क्या है कि उसकी रिक्वेस्ट आई कि 10 रैम मुझे ऑस्ट्रेलिया में रिप्लेस करानी है, 20 रैम मुझे यूके में रिप्लेस करानी है, और 50 स्विचेस मैंने या 50 रैम मुझे अमेरिका में रिप्लेस करानी है। या तो अब जनरली आईटीएसएम में क्या होगा भैया, सबके लिए अलग अलग टिकट रेज करो और वो अलग अलग चेंज करो, वो अलग भसड़ हो जाएगी एक तरीके से, है ना। सीएसएम क्या करेगा, सीएसएम ने एक केस बना दिया, किसके ब्याह पे, उस कस्टमर के ब्याह पे जिसने ये रिक्वेस्ट डाली है। उस केस के अगेंस्ट क्या होगा, वो टास्क क्रिएट कर देगा, फील्ड इंजीनियरिंग टास्क, है ना। देखिए भाई, फील्ड इंजीनियरिंग टास्क ओपन हो गए, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए असाइन हो गया, एक हो गया यूके के लिए, एक हो गया अमेरिका के लिए, वो फील्ड इंजीनियर टास्क असाइन हो गए। अब वो क्या करेगा, जो सर्विस डेस्क वाला बंदा होगा, सर्विस डेस्क वाला बंदा चेक करेगा कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा हमारा इंजीनियर अवेलेबल है जो ऑस्ट्रेलिया वाले टास्क को पिक करेगा। सपोज दैट उस एरिया में 30 इंजीनियर्स अवेलेबल हैं। वो 30 इंजीनियर्स, अब वो 30 इंजीनियर्स की सबकी फीस अलग अलग है, कोई $20 पर आवर चार्ज कर रहा है, कोई $15 पर आवर चार्ज कर रहा है। तो जो भी इंजीनियर अवेलेबल है और जिसकी कॉस्टिंग कम है, उसके हिसाब से हम इंजीनियर को एक मोबाइल ऐप बना देते हैं, या फिर नहीं भी है तो डेस्क पे जाके वो इंजीनियर उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। सर्विस डेस्क वाला रिक्वेस्ट करेगा इंजीनियर को। रिलेशनशिप समझिए सर, रिलेशनशिप कहाँ कहाँ हो रही है। अपना टाइम जोन भी देख लेगा, मैं टाइम जोन में फोन कर रहा है, नहीं कर रहा। एग्जैक्टली वो सारी कंडीशन, टाइम जोन भी देखेगा, कॉस्टिंग भी देखेगा, वो सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी। वो हम बनाते हैं लॉजिक, जब बिल्ड करते हैं तो होता है। तो अब वो इंजीनियर वो बाउंड नहीं है, वो आपके साथ वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अब उस इंजीनियर ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ, उस इंजीनियर ने अब रिलेशनशिप समझिए आप, रिलेशनशिप केस एक ही बना है, ठीक है। उसकी रिलेशनशिप हो गई फील्ड इंजीनियर टास्क से, फील्ड इंजीनियर टास्क की रिलेशनशिप हो गई कंट्री, टाइम जोन और उस इंजीनियर से जो उस पर काम कर रहा है। अब भाई उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद वो बंदा रिप्लेस करने गया रैम जब रिप्लेस करने गया वो, तो जब वो काम करेगा तो वहां पे उसके पास ऐप से वो कर सकता है स्टार्ट आवर, मतलब उसने अपना टाइम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और उसने 3 घंटे काम किया और फिर वो बाद में लॉग आउट डाल देता है, जैसे सिंपल हमने लॉग इन लॉग आउट टाइम होता है, वैसे स्टार्ट इन और स्टार्ट आउट उसने टाइम डाल दिया। तो भाई उसने 3 घंटे काम किया, 3 घंटे काम करने का $20 वो 1 घंटे के ले रहा है, तो $60 हो गए उसके 3 घंटे के। अब सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस इंजीनियर का 3 घंटे एक्टिविटी पे काम करने का बिल बना देगा कि 3 घंटे में $60 होगा, बिल जनरेट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज देगा। अब आप समझिए रिलेशनशिप समझिए कितनी तगड़ी हो रही है इसमें, कि वो रिलेशनशिप फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताया भाई इस बंदे ने अपना कर दिया काम और ये इसके इन और आउट टाइम है, और वो बिल अटैच कर देगा। अगर फाइनेंस वाले बंदा गो हेड दे रहा है तो उसका पेमेंट जो भी साइकिल है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर नहीं दे रहा है, कुछ क्वेरी है, कुछ बिल वगैरह मांग रहा है, तो वो इंजीनियर को रीच आउट कर लेगा उस सेम टास्क पे। और अंटिल रेफर बैक भी कर सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ ये रेफर बैक मार दिया, हाँ रेफर बैक मार दिया। और अंटिल और अनलेस अगर वो इंजीनियर अंटिल और अनलेस अगर सारी एक्टिविटी डन नहीं होती हैं, तब तक वो जो पेरेंट टिकट है जो एनसीसी वालों ने ओपन किया है वो ओपन ही स्टेट में रहेगा, है ना। और जैसे ही सारी नॉर्थ अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की और वहाँ की एक्टिविटी डन हो जाएगी, तो वो पेरेंट टिकट ऑटोमेटिकली रिसॉल्व करते हैं, और रिसॉल्व करके ऑटोमेटिकली 7 दिन का या 5 दिन का ऑटो क्लोजर रखते हैं, तो वो क्लोज हो जाएगा। तो ये सीएसएम का लाइफ साइकिल चलता है कि सीएसएम में जो रिलेशनशिप होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की होती है। इवन ये तो मैंने आपको एक अभी छोटा सा बताया, इसमें और भी हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि जैसे भाई मैप भी देख सकते हैं कि हमने गूगल मैप के साथ इंटीग्रेशन कर दिया, तो हम अपने इंजीनियर्स की लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं, भाई हमारा इंजीनियर कहाँ पे है, कितनी देर में पहुंच रहा है, जैसे स्विगी वगैरह पे दिखाते हैं। अच्छा, हाँ ऐसा भी है। हाँ ऐसा भी है। अच्छा, ये नहीं करता। हाँ जैसे स्विगी वगैरह पे हम देखते हैं ना कि भाई कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है कि हाँ प्राइसिंग बढ़ाने के लिए बोल रहा हो या कुछ, तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं।
तो CSM की जो रिलेशनशिप होती है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे होती है। इतना ITSM में हम कितना भी कस्टमाइज कर लें उतना नहीं हो पाता है, इसीलिए पैसों में भी डिफरेंस रहता है। लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर अराउंड $100 या $90 के आसपास रहता है CSM का, मतलब $20 का तो अंतर रहता ही रहता है CSM में और ITSM के लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर में। सर एनी अदर क्वेश्चन? नहीं अभी तो नहीं सर, बाकी मैं होमवर्क करूंगा, इसको पढ़ूंगा जो आपने बताया। इसकी रिकॉर्डिंग मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। सर मैं बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्लास थोड़ी रेगुलर कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कोशिश करूंगा कि सर मैं थोड़ा वही टाइम का थोड़ा इशू। मुझे महीना चाहिएगा आपका। हाँ, मुझे बस महीना चाहिए आपका। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको महीना लगेगा सर, आपको महीना लगेगा नहीं, आप 8 दिन दे दीजिए, 8 दिन बाद 10वें दिन आपको इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है सर, और मुझे पता है आप कर लेंगे। 8 दिन में हो जाएगा सर, आपके नॉलेज के हिसाब से 8 दिन इनफ है और अच्छी जॉब लग जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ठीक है सर फिर हैं, और अगर आप थोड़ा रिवाइज करिए, अगर कुछ इशू है कुछ है तो नहीं, आज मैं पढ़ूंगा। आज और कल मेरी छुट्टी है सर, मैं इसको होमवर्क करके, और बीच में सर कुछ इंपॉर्टेंट भी, जैसे अगर आपने कुछ अपग्रेड को लेके कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ बना रखा तो वो बता दीजिएगा। हाँ अपग्रेड सर टोक्यो का तो मैंने नहीं बनाया है, टोक्यो के लिए मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक, या मैं आपको बताऊंगा जब भी टोक्यो का मैं करूंगा ना, मैं डेफिनेटली बनाऊँ। सैन डिएगो के मेरे पास डिटेल्स पड़ी हुई है, सैन डिएगो को अगर चाहिए तो मैं आपको। हाँ सैन डिएगो तो आपने जब किया था, जब हमने क्लास स्टार्ट की हाँ थी। जी 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 ठीक है फिर मनोज सर हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग